गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं प्रकाश तिवारी सर और आज आपके लिए मेटलर्जी का पार्ट 3 सेशन लेकर के आया हूं। धातु कर्म का तीसरा भाग लेके आया हूं। आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निस्तापन की। आप पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे हाई स्कूल में कैल्सिनेशन की। कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड ओर को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेटेड ओर को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। इन कैल्सिनेशन जो कंसंट्रेटेड ओर होता है उसको बिलो टू मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पर, मतलब इतना टेम्परेचर ना करें कि जो ओर है, मेटल है, वो गलने लगे, और एयर की अब्सेंस में गर्म करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि उसमें जो मॉइस्चर होता है यानी नमी जो होती है, या जो वाष्पशील अपद्रव्य हैं, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हैं, वो निकल जाती है। और कार्बोनेट, जो मेटेलिक कार्बोनेट है यानी धातु कार्बोनेट, और धातु हाइड्रोक्साइड यानी मेटेलिक कार्बोनेट और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस के लिए हम रिवर्टरी फर्नेस का प्रयोग करते हैं। इसी में अगर हम बात करें भर्जन की, तो भर्जन का मतलब होता है रोस्टिंग। रोस्टिंग में भी हम कंसंट्रेटेड ओर को, रोस्टिंग में भी हम देखिए कंसंट्रेटेड ओर को एयर की प्रेजेंस में लेते हैं। भाई कैल्सिनेशन में एयर एब्सेंट थी, कैल्सिनेशन में एयर एब्सेंट थी, लेकिन एयर यहां पर कंट्रोल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होगा, एयर उपस्थित होगी और टेम्परेचर वही रहेगा बिलो टू मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक से कम ताप पर गर्म करेंगे। इस प्रोसेस के लिए मैं आपको बता दूं, इसमें इसका ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से जो सल्फर, सेलेनियम, आर्सेनिक, एसबी, ये जो बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं वो सब ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और निकल जाती हैं। सल्फर, आर्सेनिक जैसी इम्प्योरिटीज, एसई, एसबी जैसी इम्प्योरिटीज ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, निकल जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं। इस प्रोसेस के लिए हम रिवर्टरी फर्नेस या फिर ब्लास्ट फर्नेस, परावर्तनी भट्टी या फिर वात्या भट्टी का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है स्मेल्टिंग की, तो मैं बता दूं, स्मेल्टिंग को हिंदी में कहते हैं प्रगलन। तो अगर हम प्रगलन की बात करें, स्मेल्टिंग की बात करें, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अयस्क में बहुत सी अशुद्धियां ऐसी होती हैं जो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग से दूर नहीं होती, अगलनीय, नॉन मोल्टन इम्प्योरिटीज। तो स्मेल्टिंग प्रोसेस द्वारा जो नॉन मोल्टन इम्प्योरिटीज है, ना गलने वाली अशुद्धियां हैं, उनको फ्लक्स यानी गालक और कोक मिलाकर के गला के निकाला जाता है। फ्लक्स का काम यह होता है, फ्लक्स इसमें क्या करता है, जो नॉन मोल्टन गैंग है उसको गलाकर धातु मल के रूप में, स्लैग के रूप में निकाल देता है। जो अशुद्धियां गालक यानी फ्लक्स गला के निकालता है उसे हम कहते हैं स्लैग, धातु मल। स्मेल्टिंग प्रोसेस में कोक का काम यह है, कोक इसमें रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, अपचायक का काम करता है। तो हम ओर लेते हैं, उसमें नॉन मोल्टन इम्प्योरिटीज, अगलनीय अशुद्धियां होती हैं, उसमें कोक यानी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में मिलाते हैं, फ्लक्स यानी गालक मिलाते हैं। गालक का काम होता है अशुद्धियों को गलाकर निकालना, और गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है, मेटल अलग हो जाती है, स्लैग यानी धातुमल यानी गालक जिन चीजों को गलाकर निकाल लाए, गालक और कोक
ने जो चीज गलाकर निकाली वो स्लैग धातुमल हो गया, और जो गैसेज होती है निकल जाती हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर एसिडिक इंप्योरिटीज है तो बेसिक फ्लक्स का प्रयोग करेंगे, और अगर बेसिक इंप्योरिटीज है तो एसिडिक फ्लक्स का प्रयोग करेंगे। विशेष ध्यान कीजिएगा, क्षारीय अशुद्धि को दूर करने के लिए अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं, और अम्लीय अशुद्धि को दूर करने के लिए क्षारीय गालक का प्रयोग करते हैं। अगर एसिडिक इंप्योरिटीज है तो बेसिक फ्लक्स यानी क्षारीय गालक का प्रयोग करेंगे, और अगर क्षारीय अशुद्धि है, बेसिक इंप्योरिटीज है, तो अम्लीय गालक यानी एसिडिक फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इसमें बात आती है सिंटरिंग की। सिंटरिंग प्रोसेस में क्या होता है? सिंटरिंग प्रोसेस में जो इन सारे प्रोसेस के बाद छोटे छोटे कण मिलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं सिंटरन, इंग्लिश में बोलते हैं सिंटरिंग। तो इस पूरे प्रोसेस के बाद जो हमको छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को लार्ज पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स में बदलने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंटरन या सिंटरिंग। सिंटरिंग का मतलब ये होता है इस पूरे प्रोसेस के बाद जो हमको छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं, उनको हम बड़े बड़े पार्टिकल्स में बदल देते हैं। बच्चों, मेटलर्जी में आपके यहाँ बहुत सारी चीजें इसमें से हट चुकी हैं इस बार, तो कोई बात नहीं है। अब हम लोग धातुओं के शोधन की, प्यूरिफिकेशन मेथड की बात करेंगे। तो प्यूरिफिकेशन मेथड में सबसे ज्यादा मेथड जो प्रयोग किया जाता है, वो प्रयोग किया जाता है विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि में मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं, बहुत तरीके से उसको समझा देता हूं विद्युत अपघटनी विधि को। विद्युत अपघटनी विधि में आपको ये देखिए चित्र दिख रहा है, इसमें कैथोड और एनोड की छड़ है। कैथोड जो है वो आपका प्योर कॉपर वाला है, और जो एनोड है वो आपका इम्प्योर कॉपर वाला है। इलेक्ट्रोलिसिस करने पर मैं फिर से बता देता हूं, इस विधि में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूं। इसमें जो एनोड है वो इम्प्योर कॉपर का होता है, अशुद्ध कॉपर का होता है, और कैथोड जो होता है वो शुद्ध